लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू टैक्स। दैट मीन्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टैक्स, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेसिक कंसेप्ट है टैक्स का, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हमसे जबरदस्ती पैसे छीन लेगी, ऐसा नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, रेवेन्यू का सोर्स होता है। अब रेवेन्यू का सोर्स मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करेगी, अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई एक्सपेंसेस करना है, तो उसके लिए पहले रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। और रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करता है गवर्नमेंट? तो वो हमसे टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती पैसे छीन लेगी, बट गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस पे आपसे टैक्स कलेक्ट करती है? आपके इनकम पे। अब इनकम से, आपके इनकम से, ठीक है, तो हमारे इनकम पे क्या करती है गवर्नमेंट? हमसे टैक्स चार्ज करती है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को टैक्स भरना है। टैक्स किस बेसिस पे चार्ज होता है? स्लैब रेट पे। स्लैब रेट मीन्स क्या होता है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर कोई इंसान 5 लाख कमा रहा है तो उसको भी सेम टैक्स भरना है, कोई 2 लाख कमा रहा है उसको भी सेम टैक्स भरना है। तो ये स्लैब रेट यहाँ काम आता है। कैसे काम आता है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है तो उसके लिए अलग टैक्स रेट है। कोई बंदा अगर 2 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको अलग टैक्स रेट है। मीन्स गवर्नमेंट ये क्या करती है, फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश करती है। आपको पता ही होगा कि हर फेब या मार्च में क्या होता है, बजट आता है। तो वो बजट में गवर्नमेंट हमें ये रेट बताती है कि किस रेट से हमें टैक्स चार्ज करना है। ये हम आगे देख लेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट जो भी इनकम जनरेट करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका क्या यूज करती है? हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है या हमारे लिए जो स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, यहाँ से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि टैक्स आया कब था। ठीक है, तो टैक्स वॉज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, टैक्स वॉज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम applicable from 1st of April 1962। बट ऐसा नहीं है कि 1962 में फर्स्ट टाइम आया और तभी गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई कर दिया। ये रूल कब बना था? ये रूल बन गया था 1961 में ही। ठीक है, बट इसको अप्लाई कब से किया गया? 1962 से। अब गवर्नमेंट जो भी ये टैक्स कलेक्ट करती है वो किससे करेगी? किसी पर्सन से करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी ये टैक्स कलेक्ट करती है वो किससे करती है? पर्सन से। और टैक्स केस में हम देखेंगे कि 7 हेड्स ऑफ पर्सन होते हैं, मीन्स 7 टाइप के पर्सन होते हैं। जनरली आपने देखा होगा, हम और आप जैसे हम इंडिविजुअल हो तो सिर्फ हमें पर्सन कंसिडर किया जाता है, बट टैक्स क्या बोलता है? देयर आर 7 पर्सन इन टोटल। ठीक है, सबसे पहले पर्सन में क्या आता है? इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स, जैसे हम और आप हो गए। ठीक है, सेकंड आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको शॉर्ट में हम HUF भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड आता है फर्म, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थर्ड आता है फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फोर्थ इज कंपनी। फोर्थ में क्या आता है? कंपनी जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, फिफ्थ है AOP या BOI। AOP मीन्स होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आके हम क्या करेंगे? सोसाइटी बनाएंगे, या आपने सुना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट बनता है।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 6th इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स अगर आप सिटीज में रहते हो तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी। 7th इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दैट इज पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये क्या होता है, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि बैंक्स क्या होता है, कोई पर्सन या इंडिविजुअल नहीं है, बट उनको एक लीगल अथॉरिटी मिली रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कि कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं जो हमें भरने होते हैं बेसिकली। तो अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखें, हमें क्या पढ़ना है अभी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, अगर आपको पता होगा तो इन जनरल 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सनस इनकम। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सनस इनकम या वेल्थ हम बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सनस इनकम या वेल्थ। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज। टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसके बारे में आपको हल्का फुल्का जरूर पता होगा, मीन्स आपने एग्जाम्पल्स अगर सुने हो तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये अभी रिसेंट में अमेंडमेंट आया है जस्ट 2 साल पहले। इससे पहले क्या था, एमवैट था, दैट इज महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स भी हम उसको बोलते थे, दैट इज। और इसका एग्जांपल अगर हम ले डायरेक्ट टैक्सेस का, तो डायरेक्ट टैक्सेस किस पे बर्डन पड़ता है, बर्डन इज ऑन द पर्सन अर्निंग द इनकम। बर्डन इज ऑन द पर्सन अर्निंग द इनकम मीन्स क्या, यहाँ पे टैक्स कौन भरेगा, टैक्स वो बंदा भरता है जिसने इनकम अर्न किया, वो किसी भी फॉर्म में इनकम अर्न कर सकता है। बर्डन इज ऑन द पर्सन अर्निंग द इनकम। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, मीन्स डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यहाँ पे जिसने इनकम अर्न किया है उसे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे किस पे करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विस पे। तो यहाँ पे बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड। अब वो कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स मैंने खरीदा बट उसको फाइनली कंज्यूम कोई और कर रहा है, मैंने अपने फैमिली के लिए गुड्स खरीदा या अपने घर पे यूज करने के लिए खरीदा, तो हमेशा क्या होता है, जो गुड्स परचेज करता है वही क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर नहीं होता है। तो यहाँ पे बर्डन क्या होता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब बर्डन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अगर इनकम मैंने अर्न किया तो टैक्स मुझे ही भरना है, बट यहाँ पे देखो हम अगर कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो सामने वाला हमसे इनकम जनरेट करता है, मीन्स अगर हमने कोई सामान खरीदा तो शॉपकीपर कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है, बट वो क्या टैक्स पे करता है उस पे नहीं, वो गुड्स या सर्विस पे हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके रहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे हमने कोई बिस्किट खरीदा, अब भले ही वो बिस्किट 5 रुपए का है, बट हम क्या करेंगे उस पे, हम टैक्स पे करते हैं, भले ही हमें पता चले या ना चले, हमने ऑलरेडी उस पे टैक्स पे कर दिया। तो यहाँ पे बर्डन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर। तो जो फाइनली गुड्स कंज्यूम करेगा या परचेज करता है उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज शिफ्टेड हियर। हम पढ़ने वाला इनकम होता क्या है या इनकम टैक्स भरते किस पे है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स मीन्स टैक्स ऑन इनकम। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन
24। अब इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है मीन्स इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। इलीगल मीन्स ऐसा कोई भी बिजनेस या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता, जैसे एग्जांपल ड्रग डीलिंग का हो गया या स्मगलिंग हो गया। बट इनकम टैक्स लॉ ऐसा हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता। अगर आप कहीं से भी इनकम जनरेट कर रहे हो, वेदर इन लीगल फॉर्म और इलीगल फॉर्म, अगर आप उस पर टैक्स भर रहे हो तो दैट इज लीगल इनकम कंसिडर किया जाएगा। हाँ, बट यही अगर आप लीगल इनकम पे भी टैक्स नहीं भर रहे हो तो उसी को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। बेसिकली ब्लैक मनी क्या होता है, जैसे आपने इनकम जनरेट किया किसी भी सोर्स से किया, भले वो कितने भी अच्छे सोर्स से किया हो, मंदिर से ही पैसा क्यों ना कमाया हो, बट अगर आप उस पर टैक्स नहीं भरते तो दैट इज ब्लैक मनी। जिस पैसे पे आपने टैक्स नहीं भरा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बहुत स्पेसिफिक है, वो हमें बोलता है चाहे आपने इनकम किसी भी सोर्स से कमाया हो, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, वो क्या है, टैक्सेबल होता है। अगर आपने इस पे टैक्स भरा है तो दैट इज वैलिड इनकम, ठीक है। अब वो कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है। कैश का तो आपको पता होगा, इन काइंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, मैंने क्या किया, एक डॉक्टर के बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसने क्या किया, मुझे जब जरूरत पड़ी तब उसने ट्रीटमेंट दिया, ना मैंने उसको फीस दिया ना उसने मुझे फीस दिया। तो ये क्या हो गया, हमने सर्विस एक्सचेंज की, मीन्स हमने क्या हो गया, इन काइंड अपना मनी वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का इनकम हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर अगर इनकम में हमने टैक्स नहीं मीन्स इसका हम वैल्यू कैसे करेंगे, तो हर सर्विस का क्या होता है, एक वैल्यूएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे महीने का फीस जो भी है 500, 700 या 1000, ठीक है, वो क्या होगा, मेरे सर्विस का वैल्यू होगा। अब डॉक्टर के फीस का भी कुछ वैल्यू होगा, तो क्या होगा, ये एक्सचेंज वैल्यू जो होता है वही हमारे लिए क्या कंसिडर होगा, इनकम कंसिडर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, पिन मनी, पिन मनी मीन्स हम जो सेविंग्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पापा ने आपको क्या किया, 1000 रुपीज मंथली दिया, आपने वो 1000 में से 500 सेव करके कहीं पे रखा और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या किया, वो 6000 या 7000 जो भी आपने सेव किया वो कहीं पे डिपॉजिट किया, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट क्या बोलती है, इनकम टैक्स लॉ ऐसा बोलता है कि आपने ये जो पैसा सेव किया है इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सेव किया है तो गवर्नमेंट आपसे बहुत खुश है, ऑलरेडी वो आपके पापा के इनकम पे या जहां से भी आपको वो पैसा मिला है उस पे टैक्स भर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सेविंग्स मनी होता है या पिन मनी होता है उस पर हम क्या करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं या इस पे टैक्सेबल नहीं है। बट रीइम्बर्समेंट, अगर ऐसा कोई इनकम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, कहीं जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए पैसा खर्च किया है, ठीक है, फिर वहां से आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो पैसा रीइम्बर्स किया, तो ये रीइम्बर्समेंट ऑफ फंड्स जो है वो क्या होगा, आपके लिए एज अ इनकम कंसिडर होगा। और अगर आप टैक्सेबल लिमिट के बाहर हैं तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई भी बिजनेस या ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आपको रीइम्बर्स किया जाता है तो क्या होगा, वो टैक्सेबल चार्ज होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, अब यहाँ पे हमने देखा कि पर्सन क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें पर्सन कि चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि कौन टैक्स पे करेगा और किस फॉर्म में टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो टैक्स इज पेड बाय एवरी पर्सन, हर वो पर्सन जो इनकम जनरेट कर रहा है किसी भी फॉर्म में वो क्या है, टैक्स के लिए लायबल है, ठीक है। वो टैक्स पे किस पे करेगा, ऑन हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम जो भी वो अर्न कर रहा है किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि इनकम फ्रॉम सैलरी से आप अर्न कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर सकते हो, या ऐसे और अदर सोर्सेज है जहां से आप अर्न कर सकते हो। तो वो किस टैक्स कौन पे करता है, बाय एवरी पर्सन, किस पे करेंगे, ऑन हिज टोटल इनकम बाय अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कौन से इनकम पे करेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर में अर्न किया रहेगा, अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स जो ईयर हमने ऑलरेडी हमारा हो चुका है। आपके लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20, ठीक है। करंट ईयर के लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20। हम टैक्स पे कब करते हैं, इन असेसमेंट ईयर। टैक्स पे कब किया जाता है, इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में हम समझे तो चार्जिंग सेक्शन हमें किसके बारे में बताता है,
कौन टैक्स पे करेगा, किस इनकम पे टैक्स पे करेगा, कौन से इनकम जो उसने अर्न किया है प्रीवियस ईयर, उस ईयर के लिए वो टैक्स पे करता है, और टैक्स पे कब करता है, असेसमेंट ईयर में। तो चार्जिंग सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद है कि अब ये प्रीवियस ईयर होता क्या है, ठीक है। ये 3-4 जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, पिछले साल बहुत सारा इनकम कमाया, जहां से भी कमाया, जैसे मैंने जॉब किया या फिर मेरा बिजनेस चला, तो मैंने पिछले साल कुछ इनकम जनरेट किया। तो अब क्या मुझे पता होता है कि मैं एक साल में कितना इनकम जनरेट करूंगा? नहीं। तो ये मुझे कोई रफ आइडिया होता नहीं है कि कितना इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हमें इनकम टैक्स लॉ ने क्या प्रोविजन दिया है कि एक साल आप पहले पूरा इनकम जनरेट कर लो या अर्न कर लो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मीन्स जैसे आपका 31 मार्च खत्म होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने पिछले साल में 1 अप्रैल से लेके, पिछले साल में कब, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक में जितना भी इनकम जनरेट किया होगा उस पे आपको टैक्स भरना है। तो उसके लिए आपको ड्यू डेट्स दिए हैं। आपके सिलेबस के लिए ड्यू डेट्स फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जब रिलेवेंस होगा तब मैं ड्यू डेट्स बता दूंगा, ठीक है। मीन्स प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो ईयर है जिसमें हमने इनकम अर्न किया। अब असेसमेंट ईयर के बारे में हम देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रीवियस ईयर था, जिस ईयर में मैंने इनकम अर्न किया था। अब इसके बाद वाला जो ईयर होगा जिसमें मैं टैक्स पे करूंगा वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। तो टैक्स पेइंग ईयर को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इस ईयर में हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रीवियस ईयर के जनरेटेड इनकम पे टैक्स पे करने वाले हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ठीक है। अभी अभी हमने जस्ट देखा कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वही एग्जांपल्स मैं आगे आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम इज कंसिस्टेड ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल होता है। टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके टाइटल्स बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स आप जो जॉब करते हो या जहां से आपको जो भी आप एम्प्लॉयमेंट है वहां से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कहाँ आ जाएगा, इनकम फ्रॉम। इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी से कैसे इनकम जनरेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 2 या 2 से ज्यादा घर है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक घर में रहते हैं और एक से ज्यादा घर जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको रेंट पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेंट से इनकम मिलेगा वो कहाँ पे चार्जेबल होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। थर्ड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी या किसी शॉप में कंसर्न हो, रिलेटेड हो, तो वो आ गया आपके बिजनेस में। या आप कोई प्रोफेशनल हो, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रोफेशन में। मीन्स ऐसा कोई भी इनकम जो आप कहाँ से जनरेट करोगे, बिजनेस से या प्रोफेशन से, वो कहाँ आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स क्या होता है, ये मीन्स ऐसा इनकम है जो हम जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गुड्स जो भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं 5 साल या 10 साल में एक बार बेच रहा हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल गेन्स में। या फिर कोई ऐसी चीज है जो मैं हर 6 महीने पे बेच रहा हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल गेन्स में आएगा। या कोई असेट अगर हम सेल करें तो वो कैपिटल गेन्स में आएगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन पे बेच रहा हूँ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्गर ड्यूरेशन पे बेच रहा हूँ 3 साल, 5 साल या 10 साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आता है। फिफ्थ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। फिफ्थ इनकम क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज मीन्स क्या, ऐसा कोई भी इनकम जो ऊपर के 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आता वो कहाँ चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप समझना चाहें तो ये होता है, जैसे हमने कोई लॉटरी से इनकम जनरेट किया। अब लॉटरी के लिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो मेरा सैलरी का पार्ट था, या मेरे घर से मैंने अर्न किया, या मेरा बिजनेस है वो, या फिर मैंने कोई असेट बेचा। मीन्स ऐसा कोई भी इनकम जो ये ऊपर के 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आता वो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इन पांचों का अगर मैं टोटल करूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम के टोटल को क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम,
ठीक है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, जो आपका टोटल इनकम होगा। अब इसमें से हमें इनकम टैक्स का डिडक्शन अलाउ करता है। तो अब डिडक्शंस हम एक डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। डिडक्शंस आते हैं अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन इज कवर्ड अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। तो अगर हम ये डिडक्शंस माइनस कर दें तो जो भी हमें मिलेगा वही हमारे लिए क्या होता है, टैक्सेबल इनकम होता है, या टोटल इनकम भी हम इसी को बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अब आपका जो स्लैब रेट लगेगा फाइनली वो ये टोटल इनकम पे लगता है या टैक्सेबल इनकम पे लगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर हमें हर सम देखना है तो टैक्स में एक बेसिक चीज है, आपको हर सम में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने होते हैं। हर सम के स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने हैं। जैसे सबसे पहला नेम ऑफ असेसी। अब असेसी कौन होता है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द पर्सन हु पेज टैक्स। असेसी कौन होगा, द पर्सन हु पेज टैक्स। जिसने टैक्स पे किया है वो क्या होता है, असेसी बोला जाता है। सेकेंड इज असेसमेंट ईयर। सेकेंड इज असेसमेंट ईयर मीन्स जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हो वो हो गया असेसमेंट ईयर। थर्ड इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर के लिए आप टैक्स पे कर रहे हो वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। फोर्थ इज रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि हम इंडियन है या फॉरेनर है या हम कहाँ रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। बेसिकली ये क्या है, हमारे घर का एड्रेस प्रूफ है या हमारी नेशनलिटी पता होता है, ठीक है। तो ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आपके पास इन्फो है तो आप पैन नंबर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 तो हम हर सब में लिखेंगे ही। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप पैन नंबर लिख सकते हो, वरना ये ऑप्शनल रहता है, नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, ठीक है।